नासा की यह घोषणा कि ग्रहण का मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और सनातन के प्राचीन ज्ञान का ठीक इससे उलट मानना अंधविश्वास है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सही है। क्या ग्रहण काल में सेल्स जेनेटिक्स बदल सकती है? ट्यूमर्स और कैंसर्स बनाने वाली सेल्स जन्म ले सकती हैं? क्या लिक्विड्स की बदली हुई सरफेस टेंशन मनुष्य की हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस और संबंधित बीमारियों को प्रभावित नहीं करती? क्या गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ग्रहण काल में बदला हुआ पृथ्वी का वायुमंडल, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे जीवन से जुड़े इन अहम पहलुओं को प्रभावित करता है, जानिए द साइंस बियॉन्ड के इस वीडियो में। Hello friends, this is ex-Major Manish Bhatnagar. Welcome to video number 3 of the Science Beyond channel. वीडियो संख्या 1 में हमने थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस और इसी मैकेनिज्म के चलते चंद्रमा से पृथ्वी की ओर आने वाले हाइड्रोजन एटम्स के बारे में जाना था। वीडियो संख्या 2 में हमने कॉस्मिक पर्टर्बेशंस पर चर्चा करी थी। इस वीडियो में शोध होगा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सिस्टम के परस्पर एक लाइन में आने पर जन्म लेने वाली कॉस्मिक रियलिटीज और परिणामों पर। आपने सही समझा, हम ग्रहण की ही बात करने जा रहे हैं। यह पहला वीडियो है जो ग्रहण के जीवन पर होने वाले प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करेगा। हम सभी ने ग्रहण के बारे में स्कूल स्तर के सामान्य विज्ञान में पढ़ा ही है। हमें ध्यान होगा कि ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें कुछ विशेष समय के लिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के रूप में जानते हैं। ऐसे ही जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हर वर्ष ये खगोलीय संयोग बनते रहते हैं। लेकिन यह तो स्कूली स्तर का सामान्य ज्ञान है। इसमें प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाली या गहरे कॉस्मोलॉजिकल शोध वाली क्या बात है? शायद इसी विचार के चलते पश्चिमी विज्ञान ने ग्रहण के जीवन, विशेषकर मानव जीवन पर होने वाले प्रभावों और ब्रह्मांड से संबंधित कई गहरे रहस्य जो सिर्फ ग्रहण के दौरान उपस्थित होते हैं को अधिक जानने का प्रयास किया ही नहीं। इस ज्ञान विधा में भी मात्र सनातन की सुपर साइंस ने ही जीवन कल्याण के लिए दिशा दिखाई है। लेकिन इसे जानने से पहले भी हम इस पहलू पर वहां तक अवश्य जाएंगे जहां तक पश्चिमी विज्ञान की ज्ञान की अंतिम सीमा समाप्त हो जाती है। माजोराना नाम के एक शोधकर्ता ने सर्वप्रथम 1919 में एक निष्कर्ष दिया था कि ग्रेविटी का प्रभाव मैटर से गुजरने पर कुछ कम हो जाता है। तात्पर्य यह था कि सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मास से होकर गुजरता है तो कुछ कम हो जाता है। समय समय पर इस निष्कर्ष के पक्ष और विपक्ष में कई अन्य शोध परिणाम सामने आते रहे। मॉरिस एलिस, जो कि इकोनॉमी में नोबेल विजेता और अन्यथा मेरी ही तरह एक सिटीजन साइंटिस्ट थे और प्रोफेशनल साइंटिस्ट की प्रेजुडिसेस का सामना किया, वैसे ही जैसे मैं स्वयं अब कर रहा हूँ। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटेशन के सिद्धांतों पर थ्योरी के तौर पर अधिक प्रभावी है, किंतु यदि ग्रेविटेशन को उसके वर्किंग स्वरूप में देखना हो तो एलिस के एक्लिप्स के दौरान किए गए ऑब्जर्वेशन से प्रभावी पश्चिमी विज्ञान में शायद कुछ और नहीं है। एलिस ने एक 3 डायमेंशनल फोकॉल्ट पेंडुलम को ग्रहण के दौरान डिप्लॉय कर पृथ्वी की ग्रेविटी में विशेष बदलाव देखे। फ्रांस में 30 जून 1954 और 2 अक्टूबर 1959 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान फोकल्ट पेंडुलम की बदली हुई गति से उनके ऑब्जर्वेशन सिद्ध हुए। बाद में पश्चिमी विज्ञान के कई शोधकर्ताओं और स्वयं नासा ने उनके शोध को ग्रहणों के दौरान रिपीट करने का प्रयास किया। 1954 में स्कॉटलैंड, 1961 में इटली, 1990 में फिनलैंड व यूएसएसआर में ग्रहण के दौरान कोई विशिष्ट ग्रेविटी या एलिस इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 11 अगस्त 1999 का पूर्ण सूर्य ग्रहण एलिस इफेक्ट या ग्रहण के दौरान अलग ग्रेविटी को ऑब्जर्व करने का एक उत्तम अवसर था। रहस्यमयी और लगभग षड्यंत्रकारी तौर तरीकों से नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर ने मॉरिस एलिस
एवं 7 अन्य देशों यूएसए, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अरब के शोध केंद्रों व यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी किया। ग्रहण पूरा होने के बाद स्वयं अलेस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन के समय को आवश्यकता से बेहद कम बताते हुए आलोचना करी थी। इस शोध में नासा के मुख्य सुपरवाइजर भी पूरे कलेक्टेड डाटा को लेकर कहीं गायब हो गए। नासा ने आज तक इस डाटा का ना तो प्रकाशन किया, ना इसके बारे में कभी बात भी करी। कुछ इसी प्रकार से चाइना ने 22 जुलाई 2009 के सूर्य ग्रहण के दौरान ऑल्टर्ड ग्रेविटी को रिकॉर्ड करने के लिए 8 ग्रेविमीटर्स और 2 पेंडुलम डिप्लॉय किए, किंतु ऑब्जर्वेशंस पब्लिश नहीं किए गए। हालांकि शोध में शामिल एक शोधकर्ता ने स्पेशल ग्रेविटी इफेक्ट्स या एलएस इफेक्ट के सिद्ध होने की बात अवश्य करी थी। इन अनुभवों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न समयों पर ग्रहण के दौरान स्पेशल ग्रेविटी या एलएस इफेक्ट्स की पुष्टि हुई। 1961 में रोमानिया में, 1970 बोस्टन में, 1990 फिनलैंड में, 1991 मैक्सिको सिटी में और 1995 भारत में श्री मिश्रा द्वारा। अन्य शोध जो कि एटॉमिक क्लॉक्स और ग्रेविमीटर्स के साथ किए गए ने भी ग्रहण काल में विशेष ग्रेविटेशनल एनोमलीज की पुष्टि करी। ये सभी परीक्षण अलग अलग टीम्स द्वारा किए गए थे। 1992 व 97 में चीन, 1995 में भारत, 2006 रोमानिया एवं यूक्रेन और रोमानिया की संयुक्त टीम द्वारा 2008, 2009 और 2011 में किए गए। नासा ने अपने 2017 के पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल रिलीज पर आधे अधूरे या नहीं के बराबर अपने ज्ञान के आधार पर यह घोषणा कर दी कि ग्रहण काल में कोई विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशनल फिनोमेना नहीं घटते। हालांकि नासा ने यह सही जानकारी दी कि लगभग मासलेस पार्टिकल्स न्यूट्रिनोस, यहाँ यह बताना उचित होगा कि न्यूट्रिनोस न्यूट्रॉन से सर्वथा अलग होते हैं। इनका वजन इलेक्ट्रॉन से 5 लाख गुना कम होता है। ये ग्रहण काल में पूरे के पूरे चंद्रमा को भेद कर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। न्यूट्रिनोस बहुत रेयरली अब्सॉर्ब होते हैं या किसी भी रेगुलर मैटर से टकराते हैं। हालांकि जब भी ऐसा होता है तो इनके इंटरेक्शन से अन्य पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं जिन्हें उपयुक्त डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। एक गहरे राज की बात बताऊं, मेरा यह मानना है कि ब्रह्मांड में समय गुजरने या एजिंग होने का रहस्य न्यूट्रिनोस के रेडियो एक्टिव मैटर के साथ होने वाले इंटरेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। न्यूट्रिनोस और अन्य हाई एनर्जी पार्टिकल्स का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य ही है। इससे निकलने वाली एनर्जी और पार्टिकल्स अलग अलग ग्रहों और नेचुरल सैटेलाइट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट होते हैं या इनको बिना किसी इंटरेक्शन के पूरा का पूरा पार कर जाते हैं। पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थापित की गई आइस क्यूब नामक ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न एंगल से आने वाले न्यूट्रिनोस की गणना करती है। इसके ऑब्जर्वेशन से यह निष्कर्ष सामने आए हैं कि नॉर्थ पोल से पृथ्वी की सतह को एंटर करने वाले सभी न्यूट्रिनोस साउथ पोल तक नहीं पहुंचते, अर्थात वे पृथ्वी की सतह और इसकी मोल्टन इनर कोर के बीच कहीं भी मौजूद मैटर से इंटरेक्ट या रिएक्ट करते हैं। किंतु अब तक पश्चिमी विज्ञान से अनबूझा न्यूट्रिनो से ही जुड़ा पहलू यह है कि इस बात का रत्ती भर भी पता नहीं है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले न्यूट्रिनोज में से कितने इस मल्टी लेयर्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और कितने सतह तक पहुंचकर पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। न्यूट्रिनोज भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट व इंटरेक्ट करते हैं। न्यूयॉर्क की ब्रुकहेवन नेशनल यूनिवर्सिटी ने सिलिकॉन 32 और क्लोरीन 36, फिजिकलिस्ट टेक्निके जर्मनी ने रेडियम 226 के लॉन्ग टर्म अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि रेडियो डीके के रेट्स वेरी करते हैं। इंडियाना के पर्ड्यू ने भी अपनी पब्लिश रिपोर्ट में इन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस की पुष्टि करी है। मिस्टर जेनकिंस और फिशबाग के शोध के अनुसार रेडियो डीके में वेरिएशंस का कारण न्यूट्रिनो का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन ही है, जो कि सूर्य की कोर में होने वाले न्यूक्लियर गतिविधियों के कारण लगातार बनते रहते हैं और प्रकाश की गति से प्रसारित भी होते हैं।
न सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर अपितु जीव भी रेडियो एक्टिविटी से अछूते नहीं रहते। मनुष्यों में रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ा सोर्स पोटेशियम 40 है और 70 केजी के औसत मानव से हर सेकंड लगभग 5000 एटम्स का रेडियो डिके होता है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में कार्बन 14, यूरेनियम 238 एवं थोरियम 232 रेडियो सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा कम होती है और इसी कारण इनसे लो एनर्जी विकिरण ही निकलते हैं और गामा रेज तो ना के बराबर। यहाँ पर मुद्दा नाप तौल का नहीं है, बल्कि यह है कि रेडियो एक्टिव तत्व लगभग हर एक जीव में उपस्थित हैं, चाहे वह ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज में या सभी में संयुक्त रूप से रेडियो एक्टिव मैटर की भिन्न भिन्न क्वांटिटी मौजूद है और न्यूट्रिनोज या अन्य किरणों से इंटरेक्ट कर डिके या हम कह सकते हैं एजिंग को उत्पन्न करती है। विस्मय की बात तो यह है कि इन सब शोध निष्कर्षों के बावजूद नासा ने अपनी पब्लिक इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर 2017 से ग्रहणों को मूल रूप से हानि रहित घोषित किया हुआ है, सिवाय ग्रहण के दौरान सूर्य की सतह को नंगी आंखों से देखते रहने पर होने वाले रेटिनल डैमेज के अतिरिक्त। इसमें भी नासा का यह मानना है कि स्वाभाविक रिफ्लेक्सेस के कारण रेटिना को कोई भी बड़ा नुकसान होने से पहले मनुष्य स्वयं ही नजरें हटा लेगा। नासा ने यह भी घोषित किया है कि ग्रहण के दौरान भोजन बनाने, पकाने या खाने से कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, ना कि गर्भ में पल रहे शिशुओं को, चाहे उनकी गर्भवती मां एक्लिप्स के दौरान खुले में भी घूमती रहें। नासा के ये सभी असर्शंस न सिर्फ एंशिएंट सनातन के अनुसार बल्कि पश्चिमी विज्ञान के शोध से भी गलत साबित होते हैं। नासा ने कॉस्मिक फिनोमेना और जीवन के बीच अंतरंग संबंध को पूरी तौर से इग्नोर कर दिया है। हमारा प्रयास होगा कि एक्लिप्स और जीवन के तत्वों के परस्पर संबंध को हम अच्छे से दर्शा सकें। नासा और पश्चिमी विज्ञान दोनों ने ही पानी की सरफेस टेंशन बढ़ने से मानव शरीर पर होने वाले प्रभावों की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। स्वयं पश्चिमी विज्ञान के शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रहण के दौरान और उसके उपरांत पानी की सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। नीदरलैंड के एल्मार फुच और अन्य द्वारा सितंबर 30, 2019 की स्प्रिंगर नेचर मैगजीन में प्रकाशित लेख के अनुसार 4 भिन्न एक्लिप्स के दौरान पानी की सरफेस टेंशन अपने सामान्य वैल्यू 72 मिली न्यूटन पर मीटर से 0.6 से 2.4 मिली न्यूटन मीटर तक बढ़ी पाई गई। ऐसा मैक्सिमम एक्लिप्स के 20 और 85 मिनट बाद तक पाया गया। यह 3% अधिक सरफेस टेंशन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर या ह्यूमिडिटी के फैक्टर्स के अलावा पाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए मानव शरीर में लगभग 60% पानी होता है और पानी की सरफेस टेंशन अन्य सभी लिक्विड से सामान्यतया अधिक होती है। पानी ही मानव शरीर की अनेकों बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा होता है जो कि शरीर को जीवित और निरंतर बनाए रखता है। सरफेस टेंशन में बदलाव पानी के कैपिलरी एक्शन यानी कि पतली नाड़ियों इत्यादि में ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर चढ़ने के गुण को प्रभावित करता है। मानव शरीर के भिन्न भिन्न फ्लूइड्स, रक्त आदि सरफेस टेंशन की बदलती वैल्यू से प्रभावित होते हैं। हालांकि ये वैल्यूज स्त्री, पुरुष, आयु एवं गर्भावस्था इत्यादि से भी वेरी करती हैं। कॉस्मिक इवेंट्स के सरफेस टेंशन पर होने वाले असर को पश्चिमी विज्ञान ने कभी गहराई से नहीं पढ़ा। वहीं सनातन के प्राचीन ज्ञान ने पूर्ण सूर्य ग्रहण काल में बहती पवित्र नदियों में स्नान करने को महत्व दिया। हमारे वीडियो नंबर EP0 में हमने दर्शकों को रिसर्च के नए पहलुओं को अपने चैनल के वीडियोस में बताने का जिक्र किया था। यह वीडियो मेडिकल क्षेत्र में ग्रहण और बदली हुई सरफेस टेंशन से जुड़े अनेकों नए पहलुओं की जागृति उत्पन्न करता है। यूं तो मेडिकल क्षेत्र में मेरी स्वयं की नॉलेज ना के बराबर है, किंतु मैं दर्शकों का ध्यान अनाहिता फाती और अबुल घसीम जुआवेन, जो कि ईरान की मेडिकल फैकल्टी से हैं, द्वारा फरवरी 2015 में प्रकाशित एक अति महत्वपूर्ण और विस्तृत लेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अपने आप में यह लेख मानव शरीर के लिक्विड्स के सरफेस टेंशन के साथ संबंध एवं परस्पर प्रभावों पर मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा करी गई 97 शोध को समाहित किए हुए है।
अगर सरफेस टेंशन के मानव शरीर व इसमें निरंतर जारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के सभी प्रभावों पर चर्चा की जाए तो ये वीडियो अंतहीन हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ मुख्य प्रभावों पर चर्चा शामिल है। सरफेस टेंशन प्रत्येक सांस से लेकर अंतिम श्वास और अत्यधिक जटिल बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रभावित करती है। शारीरिक संरचना एवं साइज की दृष्टि से मानव शरीर के सेल्स व टिश्यूज भी सदैव लिक्विड सरफेस टेंशन से ही निर्धारित होते हैं। चूंकि ये तरल द्रव्यों में मॉलिक्यूल्स की तरह ही बिहेव करते हैं, जीवों के शरीर के शेप, साइज इत्यादि सेलुलर लेवल पर चलने वाली गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, जो स्वयं द्रव्यों की सरफेस टेंशन से रेगुलेट होते हैं। अनाहिता की रिसर्च के अनुसार अनेकों प्रकार के ट्यूमर्स और कैंसर्स भी अधिक हद तक सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड से रेगुलेट होते हैं। किसी भी सेल को उसके निचले स्तर के एनर्जी लेवल तक लाने में लगने वाली एनर्जी सरफेस टेंशन से इनवर्स संबंध रखती है। सेल शेप्स और बाइंडिंग एनर्जी में होने वाले परिवर्तन जीन्स और एंजाइम्स को बदल देते हैं, जो कि कैंसर सेल्स के फैलाव और ग्रोथ को बाकी हिस्सों में फैलने की गति को प्रभावित करते हैं। हर प्रकार का ट्यूमर एक बदलती हुई किंतु विशिष्ट सरफेस टेंशन से संबंध रखता है। न्यूरोसिफिलिस और कई अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी कई जटिल कारणों से प्रभावित होते हैं, जिनमें सरफेस टेंशन का रोल अहम होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF 99% पानी और 1% बाकी ठोस पदार्थों, कुछ अन्य ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स, सर्फेक्टेंट से बना होता है। CSF सही ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है और मस्तिष्क को चोटों से भी बचाता है। इसकी बदलती हुई सरफेस टेंशन कई बीमारियों की प्रेरक होती है। श्वसन तंत्र में मौजूद नज़ला या म्यूकस पानी, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स और सॉल्ट से बना एक जटिल मिश्रण है, जो आजीवन श्वसन के दौरान कीटाणुओं की शरीर में एंट्री को फिजिकली रोक देता है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स या PS ऐसे मिश्रण होते हैं जो मैमल्स में फेफड़ों की एल्यूवेली झिल्ली पर कोटेड रहते हैं और ऑक्सीजन के शोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त ये फेफड़ों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और केमिकल्स के दुष्प्रभावों से बचाने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। अगर म्यूकस या नज़ले की मात्रा अधिक हो जाए तो ये सर्फेक्टेंट्स को पतला कर देती हैं, जिससे सर्फेक्टेंट्स की सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। इसके चलते फेफड़ों का श्वसन मार्ग पतला और बाधित होने लगता है। अगर हमें मानव शरीर की प्रत्येक बायोलॉजिकल प्रोसेस, चाहे वह हर सांस के साथ चले या मृत्यु पर्यंत, से संबंध रखने और रेगुलेट करने वाले किसी एक फैक्टर का नाम लेना हो तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वह क्या है। जी हाँ, मानव शरीर के लिक्विड्स, जो कि लगभग 60% पानी से बने होते हैं, इनकी सरफेस टेंशन ही वह डायनामिक फैक्टर है जो सांस लेने में दिक्कत से लेकर लंबे समय में बनने वाले ट्यूमर्स, कैंसर्स तक को गहराई तक प्रभावित करता है। अब आपको ये जाहिर होने लगा होगा कि सनातन का प्राचीन ज्ञान एक सुपर साइंस है, जिसे इन प्रभावों का पूर्ण ज्ञान चिरकाल से है, जो कि मौजूदा पश्चिमी विज्ञान की आज की समझ से अब भी कोसों दूर है। जाइए नहीं, अभी एक अहम मुद्दा बाकी है। अब हम बात करेंगे गर्भावस्था में शिशुओं और माताओं पर ग्रहण के संभावित प्रभाव के बारे में। यह चर्चा करने के पूर्व मैं फिर बताना चाहूंगा कि मेरे पास मेडिकल विज्ञान का कोई फॉर्मल ज्ञान या डिग्री इत्यादि बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने तर्क और सीमित बुद्धि व ध्यान के आधार पर यह चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब सामान्य तौर पर जानते हैं कि गर्भ में शिशु एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है। यह मुख्यतया पानी का बना होता है। यह फ्लूइड गर्भकाल में शिशु के समयबद्ध समुचित विकास में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह शिशु की चोटों से रक्षा, उचित तापमान बनाए रखने, इन्फेक्शन से लड़ने, विकसित होने वाले अंगों जैसे उंगलियों इत्यादि को परस्पर जुड़ने से रोकने, मांसपेशियों और हड्डियों के समुचित विकास, उम्बिकल कॉर्ड को दबने से बचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। उम्बिकल कॉर्ड द्वारा ही शिशु को मां से ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति होती है। किंतु इन सब के अतिरिक्त हमारे मौजूदा टॉपिक से संबंधित एमनियोटिक फ्लूइड का अति महत्वपूर्ण कार्य फेफड़ों और पाचन तंत्र को विकसित करने से जुड़ा हुआ है।
एमनियोटिक फ्लूइड को गर्भस्थ शिशु अपने फेफड़ों में भरकर सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है, जिससे फेफड़ों की मसल्स शिशु के विकास के साथ साथ परिपक्व होती जाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो जन्म के तुरंत बाद शिशु के फेफड़ों में या तो उचित मात्रा में सांस लेने की शक्ति नहीं होती या ब्रोंकाइल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जिसे एटिलेक्टेसिस कहते हैं, फेफड़े कोलैप्स हो जाते हैं। इसका संबंध एमनियोटिक फ्लूइड की उचित मात्रा और सरफेस टेंशन से होता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों प्राचीन सनातन ज्ञान गर्भवती स्त्रियों के लिए ग्रहण पूर्व और पश्चात विशेष सुरक्षा उपायों का सुझाव अनंत काल से दे रहा है। नासा की ग्रहण काल में भी लापरवाही या रूटीन लाइफ जीने की आज की सलाह के ठीक विपरीत। पश्चिमी विज्ञान ने अल्ट्रासाउंड या गर्भ के शिशु की रेडियोलॉजी जांच इत्यादि के बारे में कुछ दशकों में जाना है, जबकि दक्षिण भारत के कुंददम वडुगनाथा मंदिर में 800 वर्ष पुरानी कार्विंग्स के द्वारा गर्भस्थ शिशु की अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज डिपिक्टेड हैं। अब चलते हैं एक और अहम पहलू पर, जो एक्लिप्स से गहराई से प्रभावित होता है। पृथ्वी के पास एक ऐसा यूनिक मल्टीलेयर्ड कॉम्प्लेक्स वायुमंडल है जो बाहरी वातावरण, स्पेस और मुख्यतया सूर्य से आने वाले जीवन के लिए हानिकारक विकिरणों को मुस्तैदी से शील्ड और फिल्टर करता है। पृथ्वी का वायुमंडल मानो दिव्यता से बुनी हुई एक ऐसी चादर है जो जीवन को जन्म देने और इसकी निरंतरता बनाए रखने वाले तत्वों को अपने में समेटे हुए है। वायुमंडल की भिन्न भिन्न लेयर्स की मोटाई, बनावट, कार्य, फोटोसेंसिटिविटी, ऊष्मा और रेडिएशंस, प्रकाश इत्यादि को अलग अलग तरह से रोकती, एब्जॉर्ब करती और अपने से गुजरकर पृथ्वी तक आने और पृथ्वी सतह से टकराकर वापस स्पेस की ओर जाने देती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक अति महत्वपूर्ण गुण छुपा हुआ है। वायुमंडल के विकिरणों के प्रवेश और बाहर निकलने के कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रभावी तौर से बदल जाते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन लेयर और इसकी लेयर्ड बनावट यूवी व अन्य हानिकारक विकिरणों को ब्लॉक कर देती है। ओजोन प्रोडक्शन साइकिल्स मेनली सूर्य की किरणों से एक्टिवेट होते हैं। वायुमंडल की किसी भी लेयर के विकिरण को फिल्टर करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स न सिर्फ उसको बनाने वाली गैसेस या तत्वों से निर्धारित होते हैं, बल्कि उसके वॉल्यूम, मोटाई, घनत्व, दबाव और तापमान से भी। वायुमंडल की किसी भी लेयर की गैसेस की क्वांटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिल्टरिंग गुण और विभिन्न सोलर व अन्य रेडिएशंस और एनर्जी के प्रति रिस्पॉन्स के अनगिनत कॉम्बिनेशंस को जन्म देकर जीवन और इसके अवयवों को गहराई तक प्रभावित करती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित थर्मोस्फेयर स्पेस और सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले अत्यधिक लीथल रेडिएशंस को अपने में झेलती है और समेटती है। गैस के बिखरे हुए या थिनली स्प्रेड मॉलिक्यूल्स एक्सरे और कई तरह के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सूर्य विकिरणों और एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में वायुमंडल की यह लेयर 1500 डिग्रीज तक गर्म और इन विकिरणों की अनुपस्थिति अर्थात इस हिस्से में सूर्यास्त के पश्चात -90 डिग्री तक ठंडी हो जाती है। इस हिसाब से इसका नामकरण थर्मोस्फेयर बिल्कुल ठीक ही हुआ है। यही नहीं, वायुमंडल की सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्फेयर भी अत्यधिक सोलर रेडिएशन सेंसिटिव है। बाहरी स्पेस सूर्य और अन्य छोटे बड़े कॉस्मिक बॉडीज से आने वाले जटिल और हाई एनर्जी गंदे रेडिएशंस को सबसे पहले पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड फिल्टर करती है, जो दिन के समय सूर्य विकिरणों के दबाव से घटकर सिर्फ 65,000 किलोमीटर रह जाती है और सूर्य के जाने पर पृथ्वी की पूंछ यानी कि मैग्नेटोटेल में 12,75,000 किलोमीटर तक फैल जाती है। विभिन्न रेडिएशंस जब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल में प्रवेश कर इससे गुजरते हैं तो कुछ वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ इन सतहों से इंटरेक्ट या रिएक्ट करते हैं और बाकी फिल्टर होकर कैरेक्टरिस्टिक्स, तीव्रता और गुणों में बदलकर पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और इनमें से भी कुछ पृथ्वी सतह से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या वायुमंडल की सबसे निचली लेयर ट्रोपोस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं। यह एनर्जी
पृथ्वी के वायुमंडल से अलग अलग प्रकार से इंटरेक्ट करती है, या चंद्रमा, अन्य ग्रहों या राहु व केतु जो स्पेस में दो मासलेस नोड्स हैं से टकराकर वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जीवन को सूक्ष्म या बृहद स्तर तक प्रभावित करती है। ये रेडिएशंस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फील्ड या अन्य किसी प्रकार के हो सकते हैं जो पृथ्वी पर उपस्थित जीवन को अपने भिन्न इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कंपोजिशन, फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम इत्यादि के अनुसार प्रभावित करते हैं। नासा या अन्य कोई भी अगर यह कहता है कि ग्रहण का पृथ्वी पर जीवन संबंधित गतिविधियों, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बीमारियों इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं है, विशेषकर मानव जैसी जटिल संरचना पर, तो यह वक्तव्य उस उत्तम व्यवस्था की उपेक्षा कर कहा गया कथन होगा जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का सिस्टम दैनिक रूप से उपस्थित करता है जीवन के फलने फूलने और बने रहने के लिए। ग्रहण के दौरान यह व्यवस्था कुछ हद तक बाधित हो जाती है जब पृथ्वी के वायुमंडल का एक्टिव सन पोस्चर अचानक सूर्य के ग्रहण लगने अर्थात चंद्रमा के इन दोनों के बीच आने से अवरोधित हो जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले ओजोन साइकिल्स, हीट एक्सपेंशन और कई अन्य गतिविधियां अचानक ही असामयिक रूप से बाधित हो जाती हैं। न्यूट्रिनोस जो पहले सूर्य से सीधे पृथ्वी तक आ रहे थे, चंद्रमा के एडिशनल स्क्रीनिंग मास से गुजरकर कुछ अलग एनर्जी लेवल जो कि उनके डायरेक्ट अर्थ आगमन से कदाचित भिन्न होगा को प्राप्त होकर फिर पृथ्वी के वायुमंडल और सतह पर पहुंचते होंगे। तरल पदार्थों विशेषकर जल की सरफेस टेंशन बढ़ जाती है जिससे एक चेन रिएक्शन का बनना स्वाभाविक है, जीवन पर जिसके प्रभावों की पहले ही चर्चा की जा चुकी है। ग्रहण की खगोलीय घटना असामान्य फिनोमेना को जन्म देती है जिसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए चिरकाल से सनातन की पुरातन ज्ञान विधा मानव समाज को ग्रहण के पहले, दौरान और इसके पश्चात किए जाने वाले उपायों और बचाव के स्वरूप में बताती रही है, जिसमें शामिल है सूतक काल में खाद्य या पेय पदार्थों को न ग्रहण करना, न उनको पकाना, घर से बाहर न निकलना ताकि हानिकारक सोलर व अन्य रेडिएशन से बचा जा सके। गर्भवती स्त्रियों और गर्भस्थ शिशु में हो सकने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी विशेष सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड की बदली हुई सरफेस टेंशन से होने वाली संभव हानियों से भी बचा जा सके। सवाल यह उठता है कि मौजूदा समय में लोग बहुतायत से इन प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व नहीं करते, फिर ग्रहण के दुष्प्रभावों से किस प्रकार बचे रहते हैं? इसके दो संभव उत्तर हैं। पहला यह कि आज के मनुष्यों में पाई जाने वाली अनेकों आनुवंशिक या अन्य बीमारियां जैसे कि कैंसर्स, ट्यूमर्स, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, रक्त संबंधी रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि जिनका कोई मूल कारण मौजूदा विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है, प्रकृति के नियम जिसमें ग्रहण के बचाव भी शामिल हैं को इग्नोर करने का परिणाम नहीं तो और फिर क्या है? दूसरा उत्तर एक उपमा या सिमली है। जैसे यह जरूरी नहीं कि ट्रैफिक के नियमों को आदतन तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का हर बार एक्सीडेंट या चालान हो, पर ऐसा होने की संभावना हर बार बढ़ती ही जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज के सिद्धांत अनुसार चाहे ट्रैफिक रूल वायलेशन हो या प्रकृति के नियमों का, हादसे या हानि की संभावना का अधिक होते जाना तय है। वैसे भी आज के मनुष्यों में बीमारियों का रिकॉर्ड पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक है, फिर ये कैसे सनातन के नियमों को चैलेंज कर पाएगा? ये बात और है कि उस ऊंचे स्तर तक पहुंचने के स्थान पर और अपने अल्प ज्ञान के चलते पश्चिमी विज्ञान ने सनातन की सुपर साइंस को डॉगमा या अंधविश्वास करार दे दिया है ना दिलचस्प बात? अगर संभव हो तो ये याद रखिएगा कि ग्रहण से जन्म लेने वाले जटिल फिनोमेना और इनसे जीवन, विशेषकर मानव जीवन पर होने वाले संभावित दुष्प्रभावों, तरल पदार्थों की बढ़ी हुई सरफेस टेंशन, बदली हुई ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशनल स्पेक्ट्रम के स्क्रीन्ड डिस्टॉर्शंस के बारे में आपने सर्वप्रथम द साइंस बियॉन्ड पर या मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी के द्वारा जाना। इसके अतिरिक्त यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब या बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। अपनी मूलभूत शोध से
ब्रह्मांड की जीवन सच्चाइयों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद।